प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों को 3 लेसन पढ़ा दिए गए हैं। चौथा लेसन जो आपको पढ़ना है वो है संधारित्र एवं परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। आप अब तक ये भली भांति जानते होंगे कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में से तमाम पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से पदार्थों के विद्युत व्यवहार के आधार पर हम पदार्थों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी हो सकती है चालक पदार्थों की, और दूसरी श्रेणी हो सकती है विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थों की। अब चालक पदार्थ आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति में अनेकों पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता से हो जाता है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको जानना आवश्यक होगा, बहुत से बच्चे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको परमाणु संरचना पर ले चलना पड़ेगा। परमाणु संरचना में आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर तमाम वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और बाहर की कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, समान होती है। आप जानते हैं कि किसी प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। इस प्रकार सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन कूलाम के नियम से आपको पढ़ाया गया है कि आवेशित कणों के बीच एक बल लगता है, और यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। स्वाभाविक है कि परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा जो विद्युत आकर्षण बल लगाया जाता है वो बल बहुत क्षीण हो जाता है। लिहाजा बाहरी कक्षाओं में घूमने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, अपनी कक्षा से मुक्त हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस पूरे पदार्थ के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन वे पदार्थ को छोड़कर बाहर जाने के लिए फ्री नहीं होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, और जिनमें पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वे विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ होते हैं। एक नया शब्द है परावैद्युत पदार्थ। सामान्य अर्थों में जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं आप उन्हें ही परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं। इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो पदार्थ हैं, जो परावैद्युत पदार्थ हैं, अगर हम इनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो ये पदार्थ ध्रुवित हो जाते हैं। ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं हम इन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक होते हैं अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरे होते हैं ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? ये वे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र बिंदु और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर होता है, अर्थात वो कोसेंट्रिक होता है, संकेंद्रीय होता है।
दोनों के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई गैपिंग नहीं होती है। इसलिए सामान्य अवस्था में प्रत्येक अणु अथवा प्रत्येक परमाणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य होता है। लेकिन जब हम इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं, थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, और इस नाते इनका जो मॉलिक्यूल होता है, इनका जो एटम होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, और जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र को हटा लेते हैं तुरंत इनके भीतर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ रहता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जब हम किसी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके अणुओं में, उनके परमाणुओं में एक सूक्ष्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो तभी तक रहता है जब तक हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किए रहते हैं। इस प्रकार बाह्य विद्युत क्षेत्र के भीतर जो आध्रुवी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, इनका प्रत्येक परमाणु या इनका प्रत्येक अणु एक नन्हे से इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। दूसरी श्रेणी जो परावैद्युत पदार्थों की है वो ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ या पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं। अब थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के नाते उसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरे सिरे पर उतना नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा प्रत्येक एटम या प्रत्येक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, एक नन्हा सा, एक छोटा सा विद्युत द्विध्रुव बनाता है, और जिसमें एक सूक्ष्म परिमाण का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, रहता है। अब जब हम इन पदार्थों को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों के भीतर तो तमाम छोटे छोटे परमाणुवीय इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, वे एटेंडम रूप से अभिविन्यस्त होते हैं, यानी जो उनकी अक्षें होती हैं वो किसी निश्चित दिशा में ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। लिहाजा पूरे मटेरियल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर आप ज्ञात करें तो वो जीरो ही आता है। अब जब हम इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके भीतर जो तमाम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल बने हुए होते हैं वो स्वयं को इस प्रकार से ओरिएंट कर लेते हैं कि उनकी अक्षें विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाती हैं, और इस प्रकार से पदार्थ का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं इन्हें आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरा पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। दूसरी टॉपिक जो आपको छोटी सी पढ़नी है जानकारी के लिहाज से, वो कभी कभी पूछा जाता है कि चालकों में मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं। मुक्त आवेश वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। बद्ध आवेश क्या होते हैं, बाउंड चार्ज किसे कहते हैं। तो अभी आपको हमने कहा था कि प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है, लेकिन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक द्वारा लगाया गया विद्युत आकर्षण बल बहुत कम होने की वजह से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनायन कहते हैं। लेकिन जो ये चालक पदार्थों के भीतर इनकी जो संरचना होती है, ये जो एटम्स होते हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए फ्री नहीं होते हैं, ये बिल्कुल बाउंड होते हैं, बद्ध होते हैं। तो इन्हीं धनायनों को, जो ऋणायनों के
बाहर चले जाने के फलस्वरूप बनते हैं, इन्हीं धनायनों को हम बद्ध आवेश कहते हैं या बाउंड चार्ज कहते हैं। अगली टॉपिक जो आपको जाननी चाहिए वो है परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन या डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? ध्यान से आप देखें, जब किसी परावैद्युत पदार्थ पर हम एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं या उच्च विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसके परमाणुओं के जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और परावैद्युत पदार्थ एक चालक पदार्थ बन जाता है। इस घटना को हम परावैद्युत भंजन कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। इसी से जुड़ी हुई दूसरी टॉपिक है जिसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि अगर हम परावैद्युत पदार्थ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएं तो उनके परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और उस पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं और वो पदार्थ चालक बन जाता है। तो जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र होता है या जो लगाई गई विभव प्रवणता होती है उसे आप एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही लगा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र अथवा विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सकुशल सहन कर ले, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य अलग अलग होती है। आपके लिए नई फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब इसके बाद जो अगली टॉपिक इस चैप्टर में है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आप छोटी कक्षाओं में धारिता शब्द से वाकिफ होंगे। धारिता क्या होती है? धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। जैसे प्रायः कहा जाता है इस बर्तन की धारिता 5 लीटर है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि इस बर्तन में 5 लीटर कोई लिक्विड आ सकता है। यहां पर आपको पढ़ना है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अर्थात विद्युत धारण करने की क्षमता। विद्युत धारण करने की क्षमता अर्थात आवेश धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक की विद्युत धारिता का क्या आशय होता है? किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश धारण करने की क्षमता को कहते हैं। यानी किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। जब हम किसी चालक को किसी आवेश के स्रोत द्वारा आवेशित करते हैं तो जैसे जैसे हम उसको आवेश देते हैं, दिए गए आवेश के अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। आवेश हम देते जाएंगे, उसका विभव बढ़ता जाएगा। यदि मान लिया किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने से उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू B, या लिख सकते हैं यदि चालक को Q कूलाम आवेश देने से उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो Q प्रोपोर्शनल टू V या Q बराबर C इंटू V या C बराबर Q बटा V। यहाँ C क्या है? ये कांस्टेंट है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इस व्यंजक से स्पष्ट है कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक यदि आप ज्ञात करना चाहें तो स्पष्ट रूप से एसआई पद्धति में इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैरड कहा जाता है। यानी 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालने के पश्चात ये फार्मूला आता है
यम इनवर्स L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 A स्क्वायर। इस प्रकार से जो है किसी चालक की विद्युत धारिता को आप परिभाषित कर सकते हैं। एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी चालक को हम असीमित आवेश की मात्रा नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर हम चाहे जितना आवेश नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक चालक की आवेश धारण करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता निश्चित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। जब आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप उसको चार्ज पर लगाते हैं। 1 घंटे 2 घंटे बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता है बैटरी फुल। यानी उस बैटरी जो चालक है उसमें जितना आवेश धारण करने की क्षमता है उतना आवेश उसने धारण कर लिया है। अब और अधिक आवेश वो धारण नहीं कर सकती है। फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, डिस्चार्ज होती है, पुनः चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक चालक की आवेश धारण करने की क्षमता या उसकी विद्युत धारिता निश्चित होती है। किसी चालक को हम मनचाहा आवेश या सीमित मात्रा में आवेश नहीं दे सकते। अगली टॉपिक इस चैप्टर में होगी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है यानी उसको जब आवेश दिया जाता है तो इस आवेशित करने की प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य भी एक तरह की ऊर्जा, जो भी कार्य उसको आवेशित करने में किया जाता है वही कार्य उस चालक में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हमें किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो हम उस चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की गणना कर लें। वही किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। मान लिया आपके पास कोई चालक है जिस पर शुरुआत में कोई आवेश नहीं है, आप धीरे धीरे उसको चार्ज दे रहे हैं। मान लिया dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने से उसके विभव में v वोल्ट की वृद्धि हो गई। इस dq अमाउंट तक चार्ज करने में जो वर्क डन है, सपोज कर लीजिए वो dw है, तो आपने पढ़ा है कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो लिख सकते हैं कि dw बराबर v dq और v बराबर आप q बाई सी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से dw बराबर q बाई सी dq। अब चालक का 0 से q कूलाम तक आवेशित देने में, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य w हो तो लिख सकते हैं w बराबर 0 to q dw। सॉल्व करेंगे 1/2 q स्क्वायर बाई सी आएगा। इसको अन्य रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिला आपको कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 q स्क्वायर बटा सी। आप जानते हैं Q बराबर C इंटू बी होता है, तो अगर इस Q की जगह पे C इंटू बी पुटअप कर दें तो आपको मिलेगा U बराबर हाफ CB स्क्वायर। इसको अन्य तमाम रूपों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगली टॉपिक आपकी है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ आवेश। मान लिया आपके पास दो स्वतंत्र आवेश हैं, आपने उनको आवेशित कर दिया है। एक पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2, एक का विभव V1, दूसरे का विभव V2, एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 है। आप अब तक जितना पढ़े उसके आधार पर लिख सकते हैं। पहले चालक पर आवेश Q1 बराबर C1V1, दूसरे चालक पर आवेश Q2 बराबर C2V2 लिख सकते हैं। अब जब उन दोनों चालकों को
आप किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे, अगर उन पर आवेश की मात्राएं असमान हैं तो निश्चित रूप से एक चालक पर से आवेश दूसरे चालक पर ट्रांसफर होता है, अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। और ये आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों चालक एक ही विभव पर नहीं आ जाते हैं, अर्थात दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। और इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। यद्यपि जोड़ने के पश्चात उन पर आवेशों की मात्राएं बदल जाती हैं, पुनर्वितरित हो जाती हैं, लेकिन दोनों चालकों पर जो आवेश की टोटल अमाउंट होती है, कुल मात्रा होती है, वो अब भी पहले जितना ही होती है। फर्क इतना होता है कि उन पर आवेश की मात्राएं बदल जाती हैं। तो अगर हमें उभयनिष्ठ आवेश की गणना करनी हो तो जैसा कि अभी हमने कहा कि जोड़ने के पहले आप लिख सकते हैं Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2। जोड़ने के पश्चात यदि उभयनिष्ठ विभव V हो तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2, दोनों चालकों की धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इस प्रकार उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक यहां से आपको मिल गया। यदि आवेशों का पुनर्वितरण होने के बाद जो चालक लिए गए हैं A और B, उन पर आवेश की मात्राएं Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएं तो आप लिख सकते हैं Q1 डैश बराबर C1B, Q2 डैश बराबर C2B। अगर इनका आप रेशियो निकालें तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1B बटे C2B, या Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। इस प्रकार आवेशों को, चालकों को जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद उन पर जो पुनर्वितरित आवेशों की मात्राओं का अनुपात होता है वह उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अगली टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो पढ़नी है आपको संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र दो समरूप आकार के चालकों का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इस संधारित्र की जो दोनों संधारित्र में लगे हुए दोनों चालक होते हैं, इन दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। अब इन चालकों का आकार अलग अलग हो सकता है। संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं या संधारित्र में जो लगे हुए दोनों चालक होते हैं, उनके आकार के आधार पर संधारित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी संधारित्र में दोनों चालक एक प्लेट की तरह एक दूसरे के पैरेलल हों तो इस प्रकार के कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगर दोनों चालक स्फेरिकल हों तो इस प्रकार के कैपेसिटर को आप स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये जब संधारित्र है, बताया गया कि दो चालकों का एक ऐसा समायोजन होता है जिस पर हम आवेश की मात्रा को स्टोर कर सकते हैं, यानी उस पर आवेश की मात्रा जमा की जा सकती है। तो जब आवेश की मात्रा जमा की जा सकती है तो इसका मतलब आपको संधारित्र की धारिता की गणना भी करनी होगी। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है? किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों पर आवेश की मात्रा और उसकी प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, यानी C बराबर Q/V। मात्रक स्पष्ट है। किसी संधारित्र की धारिता मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज होती है प्लेटों का क्षेत्रफल। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, प्लेटों का क्षेत्रफल घटा दें तो संधारित्र की धारिता घट जाती है। यानी किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है?
किससे संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो संधारित्र की धारिता घटती है, प्लेटों के बीच की दूरी घटने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यदि मान लिया पहले आपने कम परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा था, फिर बाद में आपने और अधिक परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो संधारित्र की धारिता और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से किसी संधारित्र की धारिता मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। ओके।